हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 23 है। और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए। और अभी हम देख रहे थे आपका मौर्य काल। तो मौर्य काल से संबंधित ये आपका दूसरा वीडियो है। तो पिछले जो भी क्वेश्चन है आप पिछली वीडियोज़ जाके देख लेना, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है और इसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता। ए ऑप्शन आपका कौटिल्य, बी ऑप्शन है कामंदक, सी ऑप्शन है आपका मेघादित्य और डी ऑप्शन है आपका नारद। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपके कौटिल्य। कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि राजा को अपने मंत्रियों से परामर्श लेते रहना चाहिए, एक अकेला पहिया गाड़ी नहीं चला सकता। और कौटिल्य आगे कहते हैं कि अकेला राजा प्रशासनिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता, इसलिए उसे मंत्री और मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? ए ऑप्शन आपका सैनिक, बी ऑप्शन है पुरोहित, सी ऑप्शन है नगर के अधिकारी और डी ऑप्शन है ग्रामीण अधिकारी। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है सी, ये नगर के अधिकारी होते थे। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मौर्य काल में विषय या आहार क्या था? तो वो जिले को विषय या आहार भी कहते थे, ये ध्यान रखना। तो विषय या आहार या जिले का जो प्रमुख होता था उसे आहारपति कहते थे। क्या कहते थे? आहारपति। आहारपति। और मेगास्थनीज जो है वो आहारपति को एग्रोनोमोई कहता है। क्या कहता है? एग्रोनोमोई। कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है। और ये सड़क निर्माण के भी प्रमुख अधिकारी थे। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि सड़क निर्माण के प्रमुख अधिकारी कौन थे, तो वो आपका एग्रोनोमोई या आहारपति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? ए ऑप्शन आपका 32 वर्ष, बी ऑप्शन आपका 26 वर्ष, सी ऑप्शन आपका 20वें वर्ष और डी ऑप्शन आपका 13वें वर्ष। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है 20वें वर्ष। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं तो अशोक का अपने 20वें मतलब अपने जन्म के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गया था। और वहाँ पे रुक्मिणदेही अभिलेख, जो उसका रुक्मिणदेही अभिलेख है, वहाँ पे वहाँ पे अशोक मतलब उसी रुक्मिणदेही अभिलेख में बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख है? रुक्मिणदेही अभिलेख। और ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन था, तो आपका रुक्मिणदेही अभिलेख था, रुक्मिणदेही। और इसके साथ ही ये इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि आर्थिक अभिलेख कौन सा था अशोक का, तो आपका रुक्मिणदेही अभिलेख था। इसमें भाग व बलि नामक करों का उल्लेख मिलता है। बलि भाग व बलि नामक करों का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है? तो रुक्मिणदेही अभिलेख में मिलता है। और अशोक कब गया था यहाँ पे? तो अपने शासन के अपने जन्म के 20वें वर्ष, अब अपने शासनकाल के 20वें वर्ष। ठीक है, तो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष ये अशोक यहाँ पे गया था लुम्बिनी में। रुक्मिणदेही अभिलेख है यहाँ पे उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? ए ऑप्शन आपका ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक, बी ऑप्शन आपका खरोष्टी, ग्रीक, शारदा और ब्राह्मी, सी ऑप्शन आपका देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी और डी ऑप्शन आपका ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका है ए, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक। इसमें आपका जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में। कौन सी है? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में। ये ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है।
और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषिक है, तो वो है सर ए कुना। सर ए कुना। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषिक है, तो ये सर ए कुना जो अभिलेख है ये द्विभाषिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है ब्राह्मी और डी ऑप्शन है प्राकृत। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी ब्राह्मी। तो आपको बता दूं, जो अशोक के अधिकांश अभिलेख है उसमें ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और ये अशोक ऐसा पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित किया था, तो वो आपका अशोक था। ठीक है, और अशोक के जो अभिलेख थे उनको धम्म लिपि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धम्म लिपि। अशोक के अभिलेखों को धम्म लिपि कहते हैं। और जैसे ये एक प्रकार का धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि यह एक प्रकार का धर्मशास्त्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। ए ऑप्शन आपका ब्राह्मी, बी ऑप्शन खरोष्टी, सी ऑप्शन है आपका पाली और डी ऑप्शन है आपका प्राकृत। तो इसमें जो सही आंसर होगा, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि उसकी भाषा क्या थी। लिपि अधिकतर ब्राह्मी थी और भाषा जो थी वो प्राकृत थी। अधिकतर जो अभिलेखों में लिपि कौन सी यूज़ हुई है, तो ब्राह्मी, और वैसे भाषा प्राकृत। और वैसे देखा जाए तो 4 लिपियाँ थी ना, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। इसके बारे में बता दूं, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया था। और अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष से लेके 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित शिलालेखों में वर्णित हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक के शिलालेखों में उसके शासनकाल के कितने वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं, तो 8वें वर्ष से लेके 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं उसके शिलालेखों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग कौन सा था। ए ऑप्शन है आपका व्यापारी, बी ऑप्शन है योद्धा, सी ऑप्शन है कृषक और डी ऑप्शन है दार्शनिक एवं शिक्षक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सी कृषक। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो 7 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था। ए ऑप्शन आपका जेम्स प्रिंसप, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम और सी ऑप्शन है आपका टिफेंथलर और डी ऑप्शन है आपका विलियम जोन्स। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपके टिफेंथलर है। इन्होंने 1750 में अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों के बारे में मैं बता दूं तो देखो, अगर दक्षिण भारत में अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो जहाँ पे सोने की खान थी उसी के आसपास इसके अभिलेख ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि दक्षिण भारत में अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो सोने की खानों के आसपास इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो इसके जो अभिलेख हैं प्राचीन राजमार्गों के किनारे किनारे पर इसके अभिलेख मिले हैं, लेकिन दक्षिण भारत में सोने की खानों के आसपास मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है। ए ऑप्शन आपका कौटिल्य, बी ऑप्शन है मनुस्मृति, सी ऑप्शन है आपका पाणिनि और डी ऑप्शन जो है आपका पतंजलि का महाभाष्य। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपके ए ऑप्शन सही होगा, कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया गया और इसके लिए जो अर्थशास्त्र में नाम उल्लेखित है वो है कूट रूपक। क्या नाम उल्लेखित है? कूट रूपक। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कूट रूपक क्या थे, तो ये मुद्रा जालसाज थे जो कि जाली मुद्राओं का निर्माण करते थे। तो जाली को कूट का मतलब क्या था? कूट का मतलब था आपका जाली। ठीक है, और इसका वर्णन कौन करता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कूट रूपक। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कूट रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। ए ऑप्शन आपका धार्मिक ग्रंथ, बी ऑप्शन आपका आर्थिक धार्मिक ग्रंथ और सी ऑप्शन आपका सामाजिक ग्रंथ और डी ऑप्शन आपका राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। जो इसमें सही आंसर होगा वो है डी, राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन आपका मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन आपका धर्मस्थ, सी ऑप्शन आपका पौर व्यवहारिक और डी ऑप्शन आपका प्रदेष्टा। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है डी, प्रदेष्टा। ये जो कंटक शोधक न्यायालय होते थे, उनके जो न्यायाधीश होते थे उनको प्रदेष्टा कहते थे, ठीक है। और कंटक शोधन न्यायालय कौन सा होता था? तो ये आपका फौजदारी न्यायालय होता था। कौन सा न्यायालय था? फौजदारी। फौजदारी मतलब समझते हो ना, जहाँ पे क्रिमिनल मतलब मारकाट या क्रिमिनल केस जहाँ पे लड़े जाते हैं, तो वैसे ही होता होगा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ए ऑप्शन आपका निक्रोध, बी ऑप्शन है मोकलीपुत्तिस, सी ऑप्शन आपका उपगुप्त और डी ऑप्शन आपका वसुमित्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सी, वो उपगुप्त को कहते हैं किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अच्छा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बाल पंडित नामक व्यापारी के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका जो वर्णन मिलता है वो आपका दिव्यावदान, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो रहा है। दिव्यावदान व ह्वेन-सांग करता है। कौन करता है? दिव्यावदान व ह्वेन-सांग करता है। वो क्या करता है? वो कहते हैं कि बाल पंडित नामक व्यापारी के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उसे उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? ए ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बी ऑप्शन है आपका ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, सी ऑप्शन है आपका नवीन धर्म की स्थापना और डी ऑप्शन जो है अपनी प्रजा के नैतिक आध्यात्मिक विकास हेतु। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका रजुक, बी ऑप्शन है युद्ध, सी ऑप्शन आपका अमात्य और डी ऑप्शन आपका धर्म महामात्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है धर्म महामात्र। इसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। और इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इनका जो वर्णन मिलता है वो अशोक के 5वें लेख में मिलता है। अपने 5वें लेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है और प्राचीन काल से धम्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक का ये जो स्टेटमेंट है या अशोक का ये जो कथन है वो कौन से लेख में है? तो 5वें लेख में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिम एशिया का शासक कौन था? ए ऑप्शन आपका अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन आपका एंटीओकस द्वितीय, सी ऑप्शन है आपका मगस और डी ऑप्शन जो है वो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका एंटीओकस द्वितीय। ये सीरिया और पश्चिम एशिया का शासक था। और अशोक के बारे में कहते हैं कि उसने विदेशों में भी धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार हेतु भेजा था। और इसका उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका जो उल्लेख प्राप्त होता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में, ठीक है। और ये अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक के अभिलेख में सबसे ज़्यादा किस शासक का उल्लेख हुआ है, मतलब विदेशों में भेजे गए शासकों में सबसे ज़्यादा किस शासक का उल्लेख हुआ है? तो वो एंटीओकस द्वितीय का हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? एंटीओकस द्वितीय का। ये एंटीओकस द्वितीय जो था ये सेल्यूकस का पोता था। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? सॉरी, बी, एंटीओकस द्वितीय। इसका अशोक के अभिलेखों में सर्वाधिक उल्लेख भी हुआ है और ये सेल्यूकस का पोता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? ए ऑप्शन आपका एंटीओकस द्वितीय, बी ऑप्शन आपका टॉलमी फिलाडेल्फस, सी ऑप्शन आपका मगस और डी ऑप्शन आपका डेरियस द्वितीय। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो डी, ये अशोक का समकालीन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फिर आ गया।
मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कौन सा वर्ग नहीं था? ए ऑप्शन आपका दास, बी ऑप्शन है कृषक, सी ऑप्शन आपका सैनिक और डी ऑप्शन है वो है आपका दार्शनिक। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे। ए दास नहीं थे। और मेगास्थनीज जो था वो मौर्य समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो वो 7 समाजों में 7 वर्गों में विभाजित किया है। और मेगास्थनीज ऐसे इसलिए कहता है क्योंकि उसने देखा था कि उसके टाइम में जो दास रहते थे वो बेड़ियों से जकड़े हुए रहते थे, लेकिन जब वो भारत में आता है तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ देखता नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि भारत में दास नहीं है। और जो उसने भारत के ये जो 7 वर्ग बताए हैं कि मतलब भारतीय समाज का जो उसने 7 वर्ग बताया था वो आपके दार्शनिक थे, कृषक थे, शिकारी थे, शिल्पी थे और योद्धा थे, निरीक्षक थे और पार्षद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें द्वितीय वर्ग कौन सा था? ये तो क्वेश्चन हो चुका है आपका। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? ए ऑप्शन है आपका 9, बी ऑप्शन है आपका 13, सी ऑप्शन है आपका 15 और डी ऑप्शन है आपका 17। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सी, 15 अधिकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा बता दूं तो अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक है। इसमें कितने श्लोक है? 6000 श्लोक है। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसने अर्थशास्त्र पर टीका लिखा था? तो अर्थशास्त्र पर जो टीका लिखा था वो आपके भट्ट स्वामी ने लिखा था। किसने लिखा था? भट्ट स्वामी ने। इन्होंने अर्थशास्त्र पर टीका लिखा था और किस नाम से लिखा था? तो प्रतिपदा पंचिका, प्रतिपदा पंचिका। ये किसकी टीका है? तो ये भट्ट स्वामी द्वारा लिखी गई टीका है जो कि अर्थशास्त्र पर लिखा गया है, प्रतिपदा पंचिका। और इसके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा है कि मौर्यों को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोकों वाले अर्थशास्त्र की रचना की थी? विष्णुगुप्त से आशय आपका कौटिल्य से ही है। तो ये जो कथन है वो दंडी का है। किसका कथन है? दंडी का। ये किसके, इनकी जो रचना कौन सी थी? तो इनकी जो रचना थी 10 कुमार चरितम थी, दंडी की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मौर्यों को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोकों वाले अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन सा था? सी, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा था? ए ऑप्शन आपका स्तंभ, बी ऑप्शन है चैत्य, सी ऑप्शन आपका स्तूप और डी ऑप्शन आपका गुहा कला। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है स्तंभ। ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा बता दूँ तो स्तंभ जो थे मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है और इन्हें अशोक की लाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक की लाट। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक की लाट किसे कहते हैं तो वो स्तंभ को कहते हैं। और अशोक के स्तंभों की जो संख्या बताई गई है वो आपके 30 बताई गई। कितनी बताई गई? 30। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि फायान ने अशोक के स्तंभों की कितनी संख्या बताई है तो फायान ने 6 बताया है और ह्वेन सांग ने 15 बताया है। कितना बताया? 15। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि अशोक के स्तंभ कहाँ पे तैयार किए जाते थे तो अशोक के जो स्तंभ थे वो मिर्ज़ापुर के चुनार में तैयार किए जाते थे। कहाँ तैयार किए जाते थे? मिर्ज़ापुर के चुनार में। वजह क्या था? क्योंकि चुनार में लाल बलुआ पत्थर की अधिकता थी जिससे स्तंभों का निर्माण होता था। ठीक है, और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक का पहला स्तंभ कौन सा है तो जो अशोक का पहला स्तंभ है वो बसाड़ बखीरा का कोल्हुआ स्तंभ है। बसाड़ बखीरा का कोल्हुआ स्तंभ है। बसाड़ बखीरा मतलब वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ है। ये अशोक का पहला स्तंभ है। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख कौन सा है तो वो आपका रुक्मिणदेही है। मैंने आपको पहले बता ही दिया। और अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है तो वो आपका है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ ये अशोक का सबसे सुरक्षित अभिलेख था। ठीक है, और अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक ने
फायान ने अशोक के किस स्तंभ को जम्बू दीप स्तंभ कहा है? क्या कहा है? जम्बू दीप स्तंभ। ये किसने कहा है? जम्बू दीप स्तंभ ये बोला है फायान। तो किस अभिलेख को बोला है उसने, सॉरी किस स्तंभ को बोला है? तो वो कुम्भलहार के स्तंभ को, कुम्भलहार के जो स्तंभ था उसको फायान जम्बू दीप स्तंभ कहता है, कुम्भलहार के स्तंभ। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और जो बाकी के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।